खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस बार कोई सस्पेंस नहीं, सीधे मुद्दे की बात, क्योंकि ये वंश इतना लंबा है और भारत की राजनीति में इनका ऐसा रसूख है कि 1 घंटे में इन्हें समेटना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा वंश है जिसके इर्द गिर्द भारत की राजनीति पिछले 100 साल से घूम रही है। ये फैमिली ऐसी है कि इसकी चर्चा के बगैर भारत की राजनीति की बात पूरी हो ही नहीं सकती। अब आप बताइए, कांग्रेस के राहुल भैया और प्रियंका दीदी के बगैर क्या आज की भी कोई राजनीतिक चर्चा पूरी होती है? Let me tell you what it means to be a good brother, okay? What it means is that I'm doing these massive long flights. 1 second. I'm doing these massive long flights. And I'm going in a little helicopter like that, squeezed up, and my sister is doing short flights and she's going in a big helicopter. Okay, but I love her. ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाई बहन की जोड़ी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हैं। दोनों देश के ऐसे वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके समर्थन और विरोध की राजनीति आज से नहीं, पिछले लगभग 7 दशक से तो हो ही रही है। दुनिया की राजनीति देख लीजिए, ऐसे वंश, ऐसे परिवार की मिसाल आपको नहीं मिलेगी। देश को आजाद हुए तकरीबन 72 साल हुए हैं। इस दौरान भारत की राजनीति की एक धुरी हमेशा यही परिवार रहा है। ऐसा क्यों? क्या भारत की राजनीति इनके बगैर पूरी नहीं होती, या भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की राजनीति इनके बगैर पूरी नहीं होती कि यह वंश पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को लोगों की नजर में प्रासंगिक बनाने में सफल रहा है? भाई, ये प्रजा का प्यार है या नेता का प्रपंच? आजादी मिलने के बाद नेहरू गांधी वंश से 3 प्रधानमंत्री हुए। राहुल प्रियंका की शक्ल में अब इसकी 5वीं पीढ़ी सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे मजबूत सियासी वंश नेहरू गांधी परिवार की। इस परिवार की शुरुआत होती है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू से, जो साल 1919 में, यानी आज से पूरे 100 साल पहले, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस पार्टी उस वक्त सत्ता में नहीं थी और इस पार्टी के भीतर इस बात पर बहस थी कि अंग्रेजों से पूरी आजादी ली जाए या फिर डोमिनियन स्टेटस वाली आधी आजादी। देखिए, मोतीलाल जी तो बहुत प्रोमिनेंट कांग्रेस के लीडर थे और 1890 वगैरह से थे। बट कांग्रेस 1890 के दशक में, 1880 के दशक में, गांधी के आने तक 1915-16 के दशक तक में भी एक एनुअल गेट टुगेदर मीटिंग होती थी साल में उनके डेलीगेट्स की। तो उसको लोग एक क्लब टाइप, उसको टी पार्टी टाइप कहते थे। लेकिन एज ए प्रोमिनेंट लीडर मोतीलाल जी की भूमिका तो डेफिनेटली थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोतीलाल नेहरू 1919 में पहली बार अमृतसर सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष बने और दूसरी बार 1928 में।
1928 ये वो दौर था जब उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा गर्म थी कि अध्यक्ष कौन बने, जवान या बुजुर्ग। उस वक्त मोतीलाल जी के बेटे और हमारे राहुल भैया और प्रियंका दीदी के पिताजी के नाना यानी कि जवाहरलाल कांग्रेस के जवान नेताओं में शुमार किए जाते थे। महात्मा गांधी ने मोतीलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लिखा, जवाहरलाल की ताजपोशी का ये सही समय नहीं है। आप जिस मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, अगर वो प्रस्तावित करे तो आप ही कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी संभाले रखिए। 1928 के आसपास में मोतीलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उनकी इच्छा ये थी कि उनके बाद, और उनको बहुत पहले से पता था कि अगला प्रेसिडेंट सरदार पटेल होने वाले हैं, मतलब बहुत, क्योंकि सरदार पटेल का जो बारदोली में उनकी भूमिका थी और उसके पहले उनका जो खेड़ा में उनकी भूमिका थी, तो ऐसे में सरदार पटेल नेक्स्ट बनने वाले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। महात्मा गांधी की चिट्ठी के जवाब में मोतीलाल जी ने लिखा कि सरदार पटेल ने जबरदस्त देश सेवा की है और वही इस वक्त के हीरो भी हैं। उनके काम को देखते हुए हम लोग कम से कम उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तो दे ही सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जवाहरलाल दूसरे नंबर के चॉइस हो सकते हैं। आगे चलकर इसी चिट्ठी में मोतीलाल लिखते हैं कि हमारी पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम जवाहर टाइप लोग ही करेंगे। क्यों वो जवाहरलाल नेहरू का समर्थन में बोल रहे हैं? कि वो युवा दिलों के धड़कन हैं, अमंग द यूथ इज वेरी पॉपुलर। ये उन्होंने उस जस्टिफिकेशन पे तर्क दिया था और अपने बेटे को आगे उन्होंने बढ़ाया। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जिसे आज हम बार बार डायनेस्टी की बात करते हैं, वो डायनेस्टी का फाउंडेशन ये मोतीलाल नेहरू जी ने उसकी आधारशिला रखी थी। मोतीलाल नेहरू की जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि वो नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहीं ये नहीं कह रहे थे कि मेरे बेटे को बनाओ। तो बेटे को बनाने वाला कंपोनेंट नहीं था, ये तो बेटा बड़ा होनहार था, बेटा बड़ा पॉपुलर था। जो कांग्रेस का एक नया यूथ विंग शुरू हुआ था उन दिनों में, उसमें जवाहरलाल नेहरू का और सुभाष चंद्र बोस का बड़ा नाम हुआ करता था। फर्क ये था कि सुभाष चंद्र बोस थोड़े अतिवादी थे, जवाहरलाल नेहरू थोड़ा मॉडर्न टाइप की बातें किया करते थे। तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू रेकमेंड करते हैं कि नेहरू जवाहरलाल को भी बनाया जा सकता है नेता। खैर, चिट्ठी में मोतीलाल की हिमायत के बावजूद साल 1929 में सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिली। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल एक वकील के तौर पे बड़े सक्सेसफुल कभी नहीं रहे, पर लोगों के नेता के तौर पे तो वो बहुत ही सक्सेसफुल थे। लोगों के साथ उनकी जो एक रिलेशनशिप वो स्थापित कर पाते थे, डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप, वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। साल 1947 कांग्रेस पार्टी के अंदर सरदार पटेल का भी कद बहुत बड़ा था। आजादी के समय जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। कांग्रेस संगठन पार्टी का कैसे चलानी है, किसको क्या काम देना है, ये सब, इस सब की जानकारी पटेल की थी और सबको मालूम था कि ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन उनको ये भी मालूम था सब लोगों को, और सबसे पहले पटेल को मालूम था कि अगर आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनका क्या संबंध है लोगों के साथ। और पटेल को मालूम था कि जवाहरलाल बहुत पॉपुलर है। आजादी से ठीक पहले जब अंतरिम सरकार का मुखिया चुनने की बारी आई, तब कांग्रेस पार्टी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्यादा समर्थन था। लेकिन महात्मा गांधी के इशारे पर वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दावेदारी वापस ले ली और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
first woman president of the United Nations, a sister of Mr. Nehru. देश आजाद होते ही जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत यूनियन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। 1961 तक विजय लक्ष्मी पंडित अलग अलग देशों में भारत की राजदूत रही। इसके बाद वे महाराष्ट्र की गवर्नर और बाद में लोकसभा की सांसद भी बनी। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी और दामाद फिरोज गांधी भी राजनीति में सक्रिय थे। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में दामाद फिरोज गांधी कांग्रेस की टिकट पर उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़े और जीते। फिरोज गांधी कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, लेकिन उनकी राजनीति में सत्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध शामिल था। इसके लिए उन्होंने अपने ससुर जवाहरलाल को भी नहीं बख्शा। एक के बाद एक स्कैंडल होते जा रहे हैं, करप्शन होता जा रहा है। LIC का हुआ, जीप स्कैंडल हुए, मुद्रा स्कैंडल हुए। वो सारे जो नेहरू के समय में ये भ्रष्टाचार और स्कैंडल हो रहे थे, उसमें नेहरू इन्वॉल्व कहीं से नहीं थे। नेहरू की पर्सनल इंटीग्रिटी तो कोई क्वेश्चनेबल ही नहीं है, मतलब वो उसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो एक कड़े कदम उठाने चाहिए, उसको उठाने के बजाय वो थोड़ा ढीले थे उसमें। वैसे बिहेवियर के खिलाफ वो पार्लियामेंट में सवाल उठाते थे बार बार अपने फादर इन लॉ के ही सरकार के खिलाफ में, जबकि वो खुद भी कांग्रेस के थे। फिरोज गांधी की राजनीति अलग तरह की थी। सत्ता की राजनीति में बेबाकी को समझदारी नहीं माना जाता। ये वो दौर था जब लोग ये पूछने लगे थे कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन। जवाहरलाल नेहरू के बाद UN देभर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देबर की अध्यक्षता वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद इंदिरा गांधी पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की सदस्य बन गईं और 1959 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष। जब ये प्रपोजल आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, तो जवाहरलाल जी की तरफ से, तो गोविंद बल्लभ पंत साहब ने कहा था, होम मिनिस्टर थे, कहा था कि इंदिरा जी अभी बहुत एक्सपीरियंस अनुभवी नहीं है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए। उस पे प्राइम मिनिस्टर का यानी जवाहरलाल जी का रिएक्शंस था कि शी इज़ नॉट वीक, ये कमज़ोर नहीं महिला है। ये उनके शब्द थे जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, और उसके बाद वो चुप रह गए थे। यानी कि साफ ये था कि शी इज़ रेडी फॉर टू टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू क्या इंदिरा गांधी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे? ये भारतीय राजनीति का बड़ा सवाल है, जिसका सीधा जवाब मिलना मुश्किल है। वैसे 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय छवि बनने लगी थी। प्रधानमंत्री निवास पर उनका दबदबा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ वे अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जाती थी। एक अमेरिकी पत्रकार आर्नल्ड माइकल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से इंटरव्यू में पूछा कि आप अपने राजनीतिक वारिस की घोषणा क्यों नहीं करते। तब जवाहरलाल जी ने एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दूं, तब वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। भाई, लोग उससे जलने लगेंगे। उनकी कैबिनेट में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम, दो ऐसे दिग्गज नेता थे जो इंदिरा गांधी के रास्ते में आ सकते थे। कहते हैं कि कामराज प्लान के तहत इन दोनों को मंत्री पद से हटा दिया गया। (1962) की चीन की लड़ाई के बाद जवाहरलाल नेहरू की सेहत खराब होने लगी थी। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को कैबिनेट में वापस जगह दे दी। इंदिरा गांधी की अग्नि परीक्षा का समय नजदीक था। 27 मई 1964 पूरे देश में दुख की लहर थी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया।
पंडित नेहरू के निधन के बाद उनकी जगह कौन लेगा, देश को कौन चलाएगा? राजनीतिक गहमा गहमी और उठापटक के बाद लाल बहादुर शास्त्री को पार्टी ने देश चलाने की कमान दी। शास्त्री जी ने अपनी सरकार में इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया। नेहरू के बाद का प्रश्न है कि नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये कांग्रेस की संस्था जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और कांग्रेस की जो पार्टी थी, हम कहते हैं ना पार्टी इन पावर एंड पार्टी इन ऑफिस, पार्टी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस समय पार्टी इन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग होती थी। ये नहीं था कि पार्टी इन गवर्नमेंट जो चाहे वो कर ले। तो संगठनात्मक तौर पर यह फैसला हुआ कि मोरारजी देसाई की जगह लाल बहादुर शास्त्री जी को कांग्रेस के नेताओं ने अपना नेता चुना और वो प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के महज 21 महीने बाद देश के सामने एक और बुरी खबर थी। तत्कालीन सोवियत रूस के शहर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। इस बार फिर मोरारजी देसाई खुद को नेहरू का उत्तराधिकारी साबित करने में जुटे थे। मोरारजी देसाई के अलावा प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार कई थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने घर बैठे बैठे सभी दावेदारों को एक ही वार में चित कर दिया। कहीं ना कहीं ये था कि इंदिरा गांधी एक कंटिन्यूटी को प्रस्तुत करती थी क्योंकि वो नेहरू की बेटी थी। और दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा कि जो सिंडिकेट के मेंबर थे, जो कांग्रेस के प्रबल नेता थे, उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी चूंकि अनुभवहीन है, थोड़ी यंग थी, वो उस समय 46 ईयर्स की थी, मेरे ख्याल में 1917 में उनका बर्थ हुआ था, तो मतलब 40s में थी। तो ये भी सोचा गया कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री होंगी, वो संगठन से चलेंगी, संगठन के अनुसार चलेंगी। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties. As the Prime Minister for the Union. As the Prime Minister for the Union. श्रीमती इंदिरा गांधी भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई थीं, लेकिन अपने विरोधियों को जवाब नहीं दे पा रही थी। इसी समय देश में भयंकर सूखा पड़ा। इन दिनों इंदिरा जी चुप चुप रहा करती थी। संसद में लोग उन्हें सुनना चाहते थे। एक बार तो समाजवाद के बड़े नेता और नेहरू जी के पारंपरिक प्रतिद्वंदी लोहिया जी ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। इंदिरा गांधी की छवि लगातार ऐसी बन रही थी कि वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। अचानक इंदिरा गांधी ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। अपने विरोधी मोरारजी देसाई की वित्त मंत्री पद की कुर्सी छीन ली। राजा महाराजाओं को मिलने वाले सरकारी धन प्रिवी पर्स को बंद कर दिया। साथ ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया। 1971 आते आते इंदिरा गांधी ने पार्टी और देश में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। जैसे मैंने कहा कि बढ़ती हुई कीमतों का जोर तो सब पे पड़ता है और जो ज्यादा गरीब हैं उन पे ज्यादा बोझ पड़ता है। शुरू के वर्ष जो है वो इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही कठिन रहे, लेकिन इंदिरा गांधी ने जब उनको सारा कुछ उन पर दबाव आया तो इंदिरा गांधी ने अपने को असर्ट करने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने क्या किया, दो चीजें उन्होंने की। एक तो कांग्रेस की विचारधारा में उन्होंने वामपंथ को लाया, उन्होंने एक सोशलिज्म समाजवाद का नारा दिया और उन्होंने समाजवादी नीतियों को, जैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने माइंस का राष्ट्रीयकरण किया, पिरवी पर्स जो पूर्व राजा महाराजाओं को जो पेंशन मिलती थी उसको बंद किया। तो उन्होंने एक तरह से अपनी एक इमेज की, प्रो पुअर की एक अपनी इमेज स्टैब्लिश करी। और उन्होंने एक और चीज करी कि उन्होंने कांग्रेस के जो युवा नेता थे, जिनको यंग तुर्क कहते थे, है ना, यंग टर्क, जैसे चंद्रशेखर थे, मोहन धारिया थे, उनको आगे बढ़ाया।
इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राजीव गांधी और छोटे बेटे का नाम था संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई थी। राजीव गांधी को हवाई जहाज उड़ाने और तेज कारों का शौक था, जबकि छोटे बेटे संजय गांधी को कार बनाने की फैक्ट्री भी लगाई गई और इसके बाद इंदिरा गांधी की किरकिरी होनी शुरू हो गई। संजय गांधी एक तरह से समानांतर सरकार चला रहे थे। जब डायनेस्टी एक बार शुरू हो गई, आधारशिला 1920 के ही दशक में 29-30 में ही रख दी गई और फिर उसको जवाहरलाल जी ने, मोतीलाल जवाहरलाल जी ने और बाद में इंदिरा जी ने उसको किया। तो कहीं ना कहीं जिस 2 बेटे थे, दोनों में से किसी एक को चलाना था, तो जिस बेटे को दिलचस्पी थी तो उसको उन्होंने धीरे धीरे 74 ऑनवर्ड्स प्रमोट करना शुरू किया। सरकार विरोधी आंदोलनों से परेशान होकर जून 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. कहा जाता है कि इमरजेंसी के पीछे संजय गांधी की बड़ी भूमिका थी। इंदिरा जी अपने बेटे संजय गांधी पर बहुत विश्वास करती थी। महज विश्वास ही नहीं, एक तरह से इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को अपना राजनीतिक वारिस चुन लिया था। नेहरू गांधी वंश में इंदिरा के बाद देश की कमान संजय के हाथ में थी। जैसे ही इमरजेंसी लगी, वैसे ही संजय गांधी की ताकत कई गुना बढ़ गई। सारे फैसले उस समय संजय गांधी कर रहे थे। विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। संजय गांधी को प्रसन्न करने के लिए जोर जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करने की खबरें अचानक से तेज हो गई। इक्कीस महीनों के बाद कांग्रेस ने इमरजेंसी खत्म कर दी। देश में फिर से चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की भारी हार हुई। विपक्ष की सरकारें साल भर भी देश की राजनीति चला नहीं पाई। एक बार फिर इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी। सत्ता वापस तो मिली, लेकिन उनका राजनीतिक वारिस अब उनके साथ नहीं रहा। संजय गांधी की 23 जून 1980 को प्लेन क्रैश में मौत हो गई। संजय की मौत के बाद इंदिरा गांधी का वारिस कौन होगा, यह सवाल फिर से कांग्रेस पार्टी के सामने था। उस समय मान्यता गांधी ने भी अपना दावा पेश किया था संजय गांधी के डेथ के बाद, जबकि वो एक विधवा थी, लेकिन 23 साल की, 22-23 साल की थी उस समय वो। उन्होंने भी अपना दावा पेश किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मान्यता गांधी की जगह राजीव गांधी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया। तो एक तरह से इंदिरा गांधी को आप कह सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि इंदिरा गांधी ने निश्चित तौर पे जिस तरह से वो राजीव गांधी को लेकर आई, राजीव गांधी एक पायलट थे, राजनीति से दूर थे, और जब वो उनको महासचिव बनाया गया और आगे बढ़ा रही थी वो। नेहरू गांधी वंश का एक और चेहरा अब सक्रिय राजनीति में था और देश भर का दौरा कर रहा था। जल्दी ही देश के पहले प्रधानमंत्री के नाती और मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी पार्टी के महासचिव बन गए। देश की सत्ता नेहरू गांधी वंश के पास ही रहे, ये तय करने में इंदिरा गांधी जुट गईं। बेटे को सियासत की बारीकियां सिखाने में व्यस्त इंदिरा गांधी को ज्यादा समय नहीं मिला। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी।
इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, पर उनकी आत्मा जिंदा है। भारत जिंदा है, भारत अमर है, भारत की आत्मा अमर है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश सदमे में था। नेहरू गांधी वंश में इंदिरा युग का अंत हो चुका था। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। एक बार फिर देश और कांग्रेस पार्टी दोनों दोराहे पर थे कि इंदिरा जी के बाद सत्ता की कुर्सी कौन संभालेगा। पार्टी ने फिर एक बार नेहरू गांधी वंश को सत्ता की चाबी पकड़ा दी, यानी राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की जगह ली। इंदिरा गांधी की मौत के महज कुछ घंटों बाद ही राजीव रत्न गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल ली। इस वक्त पर एक व्यक्ति ने इसका भारी विरोध किया। वो व्यक्ति थी राजीव गांधी की इटालियन मूल की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी। I did not want my husband to become prime minister, and I was literally begging him not to. And I told him that I didn't want him to do it because they would kill him. He would be killed. And my husband answered, I would be killed in any case. इंदिरा गांधी की मौत के लगभग 2 महीने बाद देश में आम चुनाव हुए। सहानुभूति की लहर पर सवार होकर राजीव गांधी जनता के बीच पहुंचे। कांग्रेस ने पहली बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। तीसरी बार नेहरू गांधी वंश के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की। राजीव गांधी do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance as the Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. शुरुआत में उनकी छवि मिस्टर क्लीन की बनी, लेकिन जल्द ही उनकी सरकार पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे। इसकी कीमत राजीव गांधी को 1989 के चुनाव में चुकानी पड़ी। जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। 2 साल बाद चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी की श्रीलंका के आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे के आत्मघाती हमलावरों ने हत्या कर दी। राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा की राजनीतिक विरासत को बहुत आगे नहीं ले जा सके। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी अपने 2 बच्चों के साथ अकेले दोराहे पर खड़ी थी। एक बार फिर पार्टी ने नेहरू गांधी वंश की विरासत सोनिया गांधी को देने का फैसला लिया, लेकिन इस बार सोनिया ने खुद ही मना कर दिया। जब 80 के दशक में राजीव जी पॉलिटिक्स में उतर रहे थे तो सोनिया जी ने जबरदस्त विरोध किया था उनका राजनीति में आना, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि सोनिया जी 90 में भी राजीव जी की मृत्यु के बाद तैयार नहीं थी कांग्रेस पार्टी का दामन संभालने के लिए। कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नेहरू गांधी परिवार हाशिए पर था। यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रही। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। नेहरू गांधी परिवार के समर्थकों ने हालांकि उनकी राजनीतिक चुनौतियां बढ़ाई जरूर, लेकिन राव साहब बहुत पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी थे। 5 साल सरकार चलाई। 1996 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। गांधी परिवार के समर्थकों को दोबारा बोलने का मौका मिल गया। सोनिया गांधी जी ने राजनीति में आने का फैसला कर लिया और 1998 में सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई और 1999 का चुनाव कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ही अगुवाई में लड़ा। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बनाई। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दो 2004 के आम चुनावों में एक बार फिर
सोनिया गांधी ने कमान संभाली, लेकिन हालात मुश्किल थे। 2003 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथ से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश निकल गए थे। पार्टी में हताशा का माहौल था और बीजेपी की एनडीए सरकार का इंडिया शाइनिंग का नारा हर तरफ चमक रहा था। 2004 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव घोषित हुए और राहुल गांधी ने उस सियासत में उतरने का फैसला किया जिससे वे अब तक किनारा करते रहे थे। देखिए, ये राहुल गांधी की जो राजनीतिक सफर है बड़ा दिलचस्प है। राहुल गांधी कांग्रेस में आए तो अपनी मां की मदद करने के लिए आए। जैसे जैसे उनका रुतबा बढ़ा कांग्रेस में, कांग्रेस जन ये सोचने लगे कि क्यों ना हम इनमें एक संजय गांधी या राजीव गांधी देखें, कि सोनिया गांधी की बात की विरासत सोनिया गांधी नहीं चाहती थी, राहुल गांधी भी जो थे वो डबल माइंड में थे। कांग्रेस जन ने पूरा एक माहौल बनाया, एक प्रेशर बनाया कि सोनिया गांधी जो है अपने ही समय में राहुल गांधी को आगे कर दें। राहुल ने पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और जीते, लेकिन सबको चौंकाया। उनकी कांग्रेस पार्टी 145 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और डीएमके, टीआरएस, जेएमएम, आरजेडी, एनसीपी जैसे दलों के साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन सोनिया गांधी ने न प्रधानमंत्री पद लिया, न उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया गांधी कांग्रेस को सत्ता में तो ले आई, लेकिन खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने ठुकरा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और श्रीमती सोनिया गांधी ने पार्टी संभाली और मनमोहन सिंह जी ने सरकार संभाली। लेकिन कहते हैं कि पार्टी हो या सरकार, होता वही था जो सोनिया जी का आधिकारिक आवास 10 जनपद चाहता था। 2004 से 2014 तक यही सिलसिला चला। लेकिन 2004 में ही एक बात और तय हो गई थी कि पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी के बाद कोई है तो उनका बेटा, यानी कि वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ही हैं। 2004 से 2009 के इस दौर में राहुल पार्टी में अघोषित तौर पर नंबर 2 पर थे, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 7 बार संसदीय कार्यवाही में भाग लिया। इसमें 3 सवाल तो ऐसे हैं जिनके लिए लोकसभा में खड़े होकर न सवाल पूछने की जरूरत होती है और न ही संबंधित मंत्री को जवाब देना पड़ता है। जवाब घर भेज दिए जाते हैं। वो अपनी सोच काफ़ी सारे विषयों पर खुलकर नहीं बता पाए हैं। वो प्रेस से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, इंटरव्यू कम देते हैं, पार्लियामेंट में भी कम बोलते हैं और एक ऐसा एक इम्प्रेशन लोगों में चला गया है कि वो 2-3 हफ्ते रहते हैं, पॉलिटिक्स में दिखाई देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं कहाँ हैं। जब बड़े बड़े मसले लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो राहुल गांधी कहीं दिखते नहीं हैं। तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है कि वो सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। राहुल राजनीति में तो है, लेकिन इसे लेकर संजीदा नहीं है। ये छवि धीरे धीरे लोगों के मानस पर छा गई। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान वे जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। फिर भी वे प्रधानमंत्री से कम भी नहीं रहे। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. पॉलिटिक्स में, राजनीति में आने से पहले वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। तो इस जो एक बिजनेस और मैनेजमेंट की सोच है, ये उसने उन पर एक बहुत ही एक प्रभाव उन पे बहुत रहा है, उनके सोच पे, और जो उन्होंने फिलॉसफी अडॉप्ट की है, जो जिस तरह से वो काम करते हैं। ये जानना जरूरी है कि एक बिजनेस चलाना और एक पॉलिटिकल पार्टी चलाना बहुत ही अलग चीज है।
तो आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, जैसे बिजनेस टर्मिनोलॉजी में इसको, एक किताब होती है जिसमें लिखा है कि कैसे एक चीज को किया जाए सबसे अच्छी तरह से, तो उसको फॉलो करके आप कारें बना सकते हैं, मोबाइल फोन बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपली आसान से एक राजनीतिक पार्टी को चलाने में उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। ये वो समय था जब मनमोहन सिंह सरकार पर कॉमनवेल्थ खेलों, 2G और कोल गेट घोटालों के आरोप लग रहे थे। आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा था। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप कांड पर युवा वर्ग जब इंडिया गेट और विजय चौक पर पुलिस के डंडे खा रहा था, तब भी राहुल चुप रहे। बाद में वे और सोनिया देर रात अपने घर के बाहर धरना दे रहे नौजवानों से जरूर मिले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़कों पर उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। भारत में जन्म लिया हमने, जिसमें स्त्री की ये कदर नहीं है और बचाने वालों को ये आज राहुल का है, आज राहुल का है, आज प्रियंका का, आज राहुल का है, आज राहुल का है, आज बताओ राहुल का है। इस हाल में 2014 का चुनाव पार्टी लड़ी और हार गई। ये कांग्रेस की बहुत बुरी हार थी। पार्टी महज 44 सीटों पर सीमित हो गई थी। हार का सिलसिला इसके बाद भी कायम रहा। बीच में पंजाब में विधानसभा में जीत मिली, लेकिन सेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर बंधा। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक विधानसभा में जीत ने दोबारा कांग्रेस में कुछ जान फूंकी। 2019 अब असली लड़ाई का वक्त है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की साख को बट्टा लगाने के लिए चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे हैं, लेकिन गांधी नेहरू वंश की साख फिलहाल राहुल बाबा के हाथों में है। अगर हारे तो बहुत मुश्किल होगी, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। इधर राहुल भैया की मदद के लिए बहन प्रियंका दीदी पार्टी की महासचिव बन गई हैं। इसके पीछे की राजनीति अभी पूरी तरह से खुली नहीं है। उधर जीजा जी भी कभी कभार सहयोग को कुछ कुछ बोल देते हैं। वैसे जानकारों का मानना है कि जीजा जी कम बोलें तो राहुल गांधी, प्रियंका और कांग्रेस का ज्यादा भला हो सकता है। वंश में आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।